तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में पहली हेडिंग है प्रवास के कारण, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं। तो बहुत से लोग इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने जो उनका बर्थ प्लेस होता है उससे, बट कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, जिन्हें वृहद रूप में से दो संवर्गों में रखा जाता है। अगर कोई लोग माइग्रेट करते हैं तो उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर। ये पुश फैक्टर और पुल फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे हम इम्पोर्टेंट कर देंगे। IMP पुश फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छोड़ने का कारण बनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर माइग्रेट कर रहा है और उसके माइग्रेशन का क्या कॉज है? बेरोजगारी, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, करप्शन, और क्या हो सकता है, और भी बहुत से कॉजेज हो सकते हैं। तो आप लोग और ढूंढें इसके बारे में। अगला है अपकर्ष कारक या पुल फैक्टर। पुल फैक्टर जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है। अब जो अगर हम बात करें इसको समझने के लिए सामान्यतः पुश और पुल फैक्टर को, यहाँ पर हम समझ सकते हैं ये है दिल्ली, और ये है उत्तर प्रदेश स्टेट। तो हम ये मान लेते हैं कि यूपी में हेल्थ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, और सोशल अवेयरनेस अवेयरनेस बहुत कम है। तो ये जो कॉजेज बनेंगे ये प्रतिकर्ष के अंतर्गत आएंगे, जिससे माइग्रेट करके लोग यहाँ जाएंगे। यहाँ इनको ये सारी सुविधाएं, जो भी लोग माइग्रेट करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल अनइक्वालिटी बहुत जगह होती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर क्या होंगी, अच्छी मिलेंगी। तो यहाँ पर अब हमें समझना होगा कि जो प्रतिकर्ष कारक है, पुश फैक्टर, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छोड़ने का कारण बनते हैं। तो यूपी छोड़ने का कारण रामलाल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। रामलाल नामक एक व्यक्ति है, तो रामलाल रहता है यूपी में, और उसे उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल अनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें फैक्टर बन रही हैं, उसके छुड़वाने का कारण बन रही हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं, इनको लगता है कि दिल्ली में ये सब चीज़ें अच्छी होंगी, तो दिल्ली में जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, तो जो आकर्षित कर रहे हैं फैक्टर यही हैं, लेकिन यहाँ पर ये फैक्टर क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पुश और पुल फैक्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा इसे और अच्छे से समझा दूँगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा फैक्ट इसके लिए है कि हम गांव से शहर जाते हैं। कृषि भूमि, जो एग्रीकल्चर लैंड है, पर जनसंख्या के अधिक दबाव,
स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। तो लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं? तो पॉवर्टी है बहुत ज़्यादा, गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि ग्रामीण से नगरीय, रूरल टू अर्बन हम माइग्रेट कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर दबाव बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड कम है और उस पर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, शिक्षा एजुकेशन नहीं है, तो ये सब सुविधाओं के लिए लोग माइग्रेट करते हैं। आगे बढ़ेंगे। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं, नगरीय क्षेत्रों की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत अच्छा वेतन, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफी महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक हैं। चित्र 2.2 क और तथा ख में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारणों का अलग अलग परीक्षण कीजिए। चित्रों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रवास के कारण भिन्न हैं। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष के प्रवास के मुख्य कारण 38%, कितने हैं? 38% रहे हैं, जबकि यही कारक केवल 3% स्त्रियों के रहे हैं। अगर हम बात करें वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये ज़्यादा किस पे रहे हैं? मेल इस पे कितने परसेंट है? 38% मेल इन कारणों से माइग्रेट करता है, जबकि 3% कौन करती हैं? फीमेल करती है। आगे बढ़ेंगे। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मेघालय इसका अपवाद है, जहां स्थिति उलट है। तो 65% जो फीमेल हैं वो मैरिज होने के बाद माइग्रेट करती हैं, जबकि मेघालय में इसका अपवाद है। मेघालय में मेल माइग्रेट करता है फीमेल के घर। मेघालय में स्त्री विवाह प्रवास कानून क्यों भिन्न है? मेघालय में जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी है और पूरे भारत में जहाँ शादी के बाद लड़के के घर लड़की जाती है, तो मेघालय में जो महिला है उसके घर में पुरुष जाते हैं और पुरुष जाता है जो लड़का है और उसी के घर में रहता है। तो ये प्रथा मेघालय में चलती है और वहाँ पर लड़की के नाम ही ज़मीन जायदाद करते हैं लोग परिवार के, और वहाँ पर अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की बच्ची नहीं है तो उन्हें अडॉप्ट करके बच्ची को रखना पड़ता है। तो उस प्रकार से वहाँ पर नियम और कानून अलग तरीके से चलते हैं, कस्टम और ट्रेडिशन अलग है। इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास 2% है। तो जहाँ महिलाओं का प्रवास 65% है शादी के बाद, वहीं मेल का कितना है? ओनली 2%। तो एक बार चित्र हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर अलग अलग स्टोरीज दी गई हैं। एक बार इनको देखें कि इनमें माइग्रेशन से रिलेटेड हमें क्या फैक्ट मिलते हैं। तो पहली स्टोरी हम देखें। मैं आरिफ खान हूँ, मैं अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ गांव में रहता हूँ। तो ये बोल रहे हैं, आरिफ खान है ये, और ये बोलते हैं कि बच्चों के साथ और पत्नी के साथ गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ 30 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर खेतों में काम करता रहता हूँ। तो खेतों में दिहाड़ी करके डे बाई डे वर्क करते हैं और 30 रुपये कमाते हैं। यहाँ सभी 30 दिन काम नहीं मिलता। इसके साथ मैंने खेत के लिए पट्टे पर ज़मीन ले रखी है। पट्टे पर लीज पर ज़मीन को लेना, ज़मीन को लीज पर जब हम लेते हैं खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, तो उसे पट्टा कहते हैं, ताकि मैं
अपने बच्चों को शिक्षित बना सकूं या अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं खेतों में। मेरी पत्नी बीमार है, उसे तपेदिक है, टीबी। स्वास्थ्य सेवाओं का सुविधा के अभाव और पैसों की कमी के कारण मैं अपनी पत्नी का इलाज कराने में असमर्थ हूँ। प्रचलित परिस्थितियों ने मुझे भ्रमित कर रखा है। तो जो कंडीशन इनके साथ चल रही है, गांव से आए हैं और गांव से आने के बाद अ, इनको उतना खर्चा नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से इनका घर चले, और ये बहुत परेशान है। ये इस स्थिति में है कि मैं रहूं शहर में या छोड़ के चला जाऊं। तो पहला एग्जाम्पल ये है माइग्रेशन करने का। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। मैं मोहन सिंह हूँ, लुधियाना में बिनाई वस्त्रों की फैक्ट्री में काम करता हूँ। वहाँ मैं प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2,000 रुपये महीना लेता हूँ। मेरे पास समयोपरि ओवरटाइम से अतिरिक्त धन कमाने का अवसर है। यहाँ चिकित्सकीय, शैक्षिक और मनोरंजनात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। फिर भी परिवार के सदस्यों और बच्चों की अनुपस्थिति व्यग्रता पैदा करती है। नौकरियों के अनेक अवसर हैं, तो नौकरी के अवसर तो हैं लेकिन परिवार साथ में नहीं है, तो इस वजह से ये भी क्या है, दुखी हैं। आगे बढ़ते हैं। एक महिला है यहाँ पर। मैं तमिलनाडु तट के मछुआरा समुदाय से संबंध रखने वाली शुभलक्ष्मी हूँ। विध्वंसकारी सुनामी मेरे 2 बच्चों को छोड़कर घर के सभी सदस्यों को बहा ले गई। सब कुछ नष्ट हो गया है। तब से मैं चेन्नई की गंदी बस्ती में रह रही हूँ। मैं यहाँ एक घरेलू नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तथा खाली समय में चीथड़े चुगने में मेरी मदद करते हैं। फिर भी मैं अपनी जगह को याद करती हूँ, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। उन राक्षसी तरंगों को मैं भुला नहीं सकती। मुझे अपने बच्चों का बचाव करना है। तो ये हैं शुभलक्ष्मी, ये तमिलनाडु की हैं और इनके गांव में एक सुनामी आ गई थी। अच्छा, ये सुनामी वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया है, जरा ये ढूंढ के आप मुझे बताएं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुनामी ये कौन सी भाषा का शब्द है। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे बताएं कि सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है। चलिए, या कौन कौन से देश ने इस शब्द को दिया है। आगे बढ़ते हैं। मैं मनीष गवाकर हूँ। तो मनीष गवाकर जी की कहानी देख लेते हैं एक बार। मनीष गवाकर जी क्या कहते हैं। मैं मनीष गवाकर हूँ, भंडारा से, ये भंडारा महाराष्ट्र में पड़ता है, से विज्ञान स्नातक हूँ। यहाँ मुंबई में मैं अपनी स्नातकोत्तर के साथ साथ अंशकालिक नौकरी भी कर रहा हूँ। फिर भी यहाँ रहने की लागत अधिक है और लोगों को दूसरों के लिए फुर्सत नहीं है। तो ये अकेलापन महसूस करते हैं, दूसरों के लिए लोगों के पास फुर्सत नहीं है, बोलते हैं। मैं मुंबई आया क्योंकि यह मेरा सपना था। यह नगर उच्च वेतन और बाहर जाने के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। तो ये उच्च वेतन भी देता है और बाहर जाने के अवसर भी देता है। तो हम इसे एक बार अंडरलाइन कर लेंगे। यह नगर उच्च वेतन और बाहर जाने के अवसर देता है। ठीक, मनीष गवाकर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनके पास कंडीशन है ठीक। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। 4 कहानियों में भिन्न भिन्न स्थितियां वर्णित हैं। आरिफ के लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों की गणना कीजिए। तो आप लोग बताएं कि आरिफ जो है ये, इनके लिए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं। अगला, मोहन सिंह कौन कौन से अपकर्ष कारक लेकर आए हैं। मोहन सिंह ये हैं जो लुधियाना में काम कर रहे हैं। और अगला, शुभ लक्ष्मी और मनीष गवाकर, इनके लिए कौन कौन से कारक हैं। तो याद देखिएगा, यह आपका होमवर्क है, इसे भी देखिए। अगला, प्रवास के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, ये हम देखेंगे अब कि प्रवास के क्या क्या परिणाम होते हैं, प्रवास करने से क्या इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। एक क्षेत्र में असमान वितरण है
अवसरों का, तो उसके कारण से प्रवास होता है। असमान वितरण मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल ले लेंगे हम, जैसे ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है। बी स्टेट में रोजगार के कोई अवसर नहीं है और ए स्टेट में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगी हुई है, उद्योग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अधिक हैं इसकी अपेक्षा बी स्टेट के। तो लोग क्या करेंगे, बी स्टेट से ए स्टेट की ओर माइग्रेट करना शुरू करेंगे रोजगार के लिए। ठीक, तो इस तरीके से अभी आप इसे समझ सकते हैं। जितनी आसानी से आप इसे समझें उतनी आसानी से एग्जाम्पल सेट करें। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांकीय संदर्भों में देखा जाता है। तो परिणाम इसके क्या बन सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल। भाई कहीं की राजनीति भी बहुत ज़्यादा करप्ट होती है, तो उसकी वजह से भी लोग परेशान होते हैं कि यहाँ तो भाई सरकार की तरफ से मनरेगा एक प्रोग्राम चला और उसमें पैसे मिलने चाहिए थे लेकिन मिल नहीं रहे। ठीक, बीच में बिचौलिया खा गया। तो ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो इस वजह से भी लोग माइग्रेशन करते हैं। अगला है डेमोग्राफिक, देखा जाता है। अगला है आर्थिक परिणाम, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसको देख लेते हैं। उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है। भेजी हुंडी क्या होती है, हुंडी मतलब है भेजी गई धनराशि, भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक, रिमेटियंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, REMITANCE। ये थोड़ा सा लिखने में मुझे दिक्कत होती है इससे, माउस से। तो उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी या कि पैसा है। क्या है, पैसा। जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो वो मुख्य कारण बनता है किसका, माइग्रेशन का। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियां विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। तो विदेशों से भी पैसा भारत में आता है। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में 110 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए। कितने किए, 110 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए, जो विदेशों द्वारा भेजे गए। पंजाब, केरल, तमिलनाडु और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भी भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उद्गम क्षेत्र जो है वहाँ की आर्थिक प्रोग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, जैसे अगर बात कर रहे थे हम ए और बी प्लेस की, तो बी प्लेस में लोग ज़्यादा हैं, ए प्लेस में रोज़गार ज़्यादा है। तो रोज़गार के लिए लोग बी से ए प्लेस में आए और जो इन्होंने यहाँ पर पैसा कमाया, वो पैसा क्या कर दिया, इधर अपने परिवार की तरफ भेज दिया और उनके परिवार वालों ने इस पैसे का उपयोग इस वाले ए रीजन में किया। तो इस वजह से उनका क्या बढ़ा, राजस्व बढ़ा। तो यही कहानी है इन हुंडियों की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की उदायगी, उपचार, विवाहों, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियां जीवनदायक रक्त का काम करती हैं। तो मैं बता चुका हूँ आपको। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास के ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियां, स्लम का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। तो एक फैक्टर ये भी है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे बड़े शहर जहाँ पर उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में है, आईटी सेक्टर है और भी रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर हैं, तो लोग छोटे शहरों से इन शहरों की तरफ आते हैं और यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट माइग्रेशन का ये बन जाता है कि यहाँ पर गंदी बस्तियाँ जो स्लम्स एरिया हैं वो बन जाते हैं। महाराष्ट्र मुंबई की एक धारावी बस्ती जो है स्लम एरिया के लिए जानी जाती है और यहाँ पर जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, सघन रूप में रहती है। अगर किसी भी तरीके की कोई महामारी फैलती है यहाँ पर तो बहुत बड़ी मात्रा में फैलेगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप प्रवास के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम बता सकते हैं? एक नकारात्मक परिणाम तो ये भी मिल गया, स्लम बन जाते हैं, ठीक। और भी आप ढूंढें जनांकीय परिणाम, ठीक, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो आगे बढ़ते हैं। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन का प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तरांचल, इसका नाम बदल चुका है, इसका नाम वर्तमान में क्या पड़ गया है? उत्तराखंड। तो आप इन लोग ये बात याद रखें, ये पुरानी बुक है, अपडेट नहीं की है। उत्तराखंड इस स्टेट का नाम पड़ गया है, ठीक। तो ये शायद आपको समझ आ गया होगा, उत्तराखंड, जिसे हम शॉर्ट में यूके भी लिख लेते हैं। तो यूके ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन वाला यूके नहीं है, ये उत्तराखंड वाला यूके है। चलिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होने का क्या कारण है? तो लोग जो माइग्रेट होकर आते हैं किसी भी शहर में, तो वहाँ पर मेल ज़्यादा आएंगे, तो मेल की अपेक्षा फीमेल जो होंगी उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये जो लैंगिक अनुपात में असंतुलन आ रहा है वो इसी कारण से आ रहा है कि मेल ज़्यादा माइग्रेट करके आते हैं, जिसकी वजह से फीमेल की संख्या कम है और रेशियो अगर निकाला जाए तो रेशियो कम निकलता है। अगला है सामाजिक परिणाम, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। देखो, जो सामाजिक परिवर्तन है ये तो आएगा ही। अगर हम बात करें, कुछ लोग उत्तराखंड से या हिमाचल से, एचपी लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, या महाराष्ट्र में रोजगार के लिए अगर जाएंगे तो इनका जो सामाजिक परिवेश है, इसका उत्तराखंड और हिमाचल का, या इन लोगों का, तो ये अपना सामाजिक परिवेश वहां पर प्रस्तुत करेंगे। दोनों पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो सामाजिक परिवर्तन भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लोग कई बार वहीं बस जाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के माध्यम से होता है, ठीक। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतः मिश्रण होता है। इसका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा
मिस्र संस्कृति उद्विकास में सकारात्मक योगदान होता है। यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है, किंतु इसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं, जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औषध दुरुपयोग, ड्रग अब्यूज जैसी असामाजिक क्रियाओं के पास में फंसाने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो कई बार क्या होता है कि दो समाज आपस में मिल नहीं पाते हैं, तो उस वजह से भी कुछ परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये नकारात्मक परिणाम आप प्रवास के उसमें देख सकते हैं। अगला है पर्यावरणीय परिणाम, तो इसे भी देखते हैं। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन, तो एक बार इसे थोड़ा सा, मुझसे लाइन कभी सीधी खिंचती नहीं है, तो दोबारा देख लेते हैं। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अंततः इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। तो ज़्यादा जब मात्रा में लोग आपस में मिल जाते हैं, या छोटी सी अगर जगह है उस पर ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाती है, जनाधिक्य ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से मलिन बस्तियों का निर्माण होता है, ठीक, या गंदी बस्तियों का, क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण वहाँ पर होता है, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है और एरिया बहुत छोटा है। ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको धारावी बताया था, और भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण नगर भौम जल स्तर के अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, भौम जल का स्तर गिर जाएगा। सभी ने हैंडपंप खुदवा रखे हैं जी, सबमर्सिबल लगवा रखा है, तो उससे भी आपको पता चलता है कि पानी का स्तर गिर जाता है। एयर क्वालिटी में पॉल्यूशन आता है, सबके घरों में एसी है और फैक्ट्री है सामने, परिवाहित मल है, तो ये सब चीज़ें, ज़्यादा पॉपुलेशन, ठोस कचरा, ये सब चीज़ें आप परेशानी का कारण बनती हैं। तो एक बार हम इस डायग्राम को देख लें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चित्र 2.2 का क 9 वर्ष अवधि वाले पिछले निवास के अनुसार पुरुष प्रवास के कारण। तो पुरुष प्रवास के क्या क्या कारण रहते हैं, प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। तो काम और रोजगार के कारण है 38%, तो आप मैच कर सकते हैं। व्यवसाय, बिजनेस के लिए कितने परसेंट लोग कर रहे हैं, 3% ओनली। शिक्षा, एजुकेशन के लिए 6%। विवाह के लिए कितने लोग प्रवास कर रहे हैं, ओनली 2%। जन्म के बाद जाना ओनली 10%। परिवार के साथ जाना 25%, अन्य 16%। इसी तरीके से महिलाएं 65% जो कर रही हैं वो विवाह के कारण कर रही हैं। उसके बाद हम देखें 5% जन्म के बाद, 19% परिवार के साथ, अन्य 7% काम और रोजगार के लिए, ओनली 3%। व्यवसाय के लिए ओनली 1%, व्यवसायी महिलाएं बहुत कम हैं। और शिक्षा के लिए, शिक्षा वाला कॉलम कहाँ है जी, तो इसमें शिक्षा वाला कॉलम अभी दिख नहीं रहा, तो आप ढूंढिए इसको। तो हम आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रवास, विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगर प्रवास, विवाहजन्य प्रवास को अगर हम छोड़ भी दें, या विवाह के कारण प्रवास, किसके कारण प्रवास, विवाह के कारण प्रवास को अगर हम छोड़ भी दें, इसको हम अगर छोड़ भी दें, तो स्त्रियों के जीवन स्तर पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष
वर्णनात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अब रोजगार अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उनकी सुभेद्यता भी बढ़ती है। वल्नरेबिलिटी वल्नेरेबिलिटी स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोणों से हुंडियाँ प्रवास के प्रमुख लाभ हैं, तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उनकी गंभीर लागत है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गंतव्य गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यावसायिकों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है। परिणाम स्वरूप शोध प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से महिलाओं का रोजगार के लिए सोचना और उनका घर से बाहर जाना बहुत कम हो पाता है। लेकिन जब पुरुष भी बाहर जाता है तो महिलाओं को खासी मानसिक और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ती है और उनके घर में अन्य प्रकार की भी समस्याएं होती हैं। तो ये तो रहा प्रवास वाला चैप्टर और ये चैप्टर हो चुका है आपका समाप्त। तो इससे आगे का जो अगला चैप्टर है वो हम करेंगे नेक्स्ट डे शुरू। तो तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा और जितना भी होमवर्क वगैरह मैं देता हूँ वो सब आप कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिएगा। थैंक यू।